हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर कैडर कॉमर्स की प्रेपरेशन में 30th पार्ट है हमारी प्रैक्टिस का, एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द फर्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू ओनर्स इक्विटी, ड्राइंग, कैश, ऑल ऑफ द अबव। कह रहे हैं कि ओनर जो अमाउंट बिजनेस में लेके आता है हम उसको क्या कहते हैं? ओनर इक्विटी, ड्राइंग, कैश, ऑल ऑफ द अबव। वो किसको उसमें को किसमें हमें क्रेडिट करना चाहिए? दैट इज ओनर्स इक्विटी। सेकंड क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विच वुड बी इंक्रीज बाय अ डेबिट। अब हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट से इंक्रीज होता है? दैट इज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स। थर्ड क्वेश्चन है, सेल्स मेड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल, कैश, बैंक एंड सेल्स। क्रेडिट पे अगर सेल्स हमने की है, मीन्स क्रेडिट पे सामान दिया अपना, तो उसको हम डेबिट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल में कि ये हमारे डेटर्स हैं, हमने इससे पैसे लेने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। हमें सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? हम फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी पे कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ गियरिंग रेशियो। गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला बताना है। ए ऑप्शन, फिक्स्ड चार्ज कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन फिक्टिशियस एसेट, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय डिबेंचर। तो चेक करते क्या फॉर्मूला है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर डिवाइड बाय इक्विटी। क्या फॉर्मूला है? प्रेफरेंस को डिबेंचर से ऐड करके डिवाइड किससे करना है? इक्विटी से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द ऑर्डर इन विच द वेरियस एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस इन द बैलेंस शीट इज टर्म्ड एज। हम देखो ऐसे कभी कभी बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स ऐसे शो करते हैं ना, तो उसको टर्म को क्या कहते हैं? हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं, मार्शलिंग कहते हैं, टेबुलेशन कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं मार्शलिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या है? GAAP। ए ऑप्शन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोसीजर। बी ऑप्शन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रोसीजर। सी ऑप्शन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डी ऑप्शन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटेंट प्रिंसिपल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFRS। अब IFRS की फुल फॉर्म, ए ऑप्शन, इंटरनेशनल फिजिकल रिपोर्ट स्टेटमेंट। बी ऑप्शन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। सी ऑप्शन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। डी ऑप्शन, इंटरनेशनल फिजिकल रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आर रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, नेचुरली दे शुड बी क्लासिफाइड एज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, अगर हम इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो हम उसको कैश फ्लो में कहाँ होता है? वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ एसेट बाय इशू ऑफ शेयर्स। एसेट परचेज की है इशू करके शेयर की। हमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन बतानी कौन सी होगी? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, शेयर डिबेंचर्स को हमने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑप्शंस हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 10th question है, after the end of the financial year, within how much time final accounts of the company should be presented in annual journal meeting। जब हमारी फाइनेंशियल
फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते, कब तक हम प्रेजेंट करना पड़ता है एजीएम में? 9 मंथ में, 3 मंथ में, एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद इन द 6 मंथ हमें प्रेजेंट करना होता है एजीएम में। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से, पे बैक पीरियड से, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट फॉर कंसीडरिंग द प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। A zero NPV indicates. Zero NPV का मीन क्या है? A ऑप्शन rate of return on original investment, B option rate of return on average investment, C internal rate of return, D average rate of return. Zero NPV is internal rate of return. 13th question है contribution received at the break even point is equal to total fixed asset, variable cost, loss, profit. तो कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। इफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज 100% then it means that business totally depend on outside fund. The proportion between the owned and the outside fund is 1:1. Business totally depend on owned fund. It is hard to say because lack of information. देखो प्रोपराइटरी रेशियो इज अगर 100% है तो इसका मीनिंग यही होगा कि जो बिजनेस में पूरा का पूरा पैसा है वो ओन्ड फंड है, कि वो ओनर्स का पैसा लगा हुआ है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन कैलकुलेशन ऑफ विच रेशियो प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हम कौन सी रेशियो में प्रेफरेंस डिविडेंड में से नेट प्रॉफिट रेशियो को माइनस करते हैं? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालना, तो उसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना ही पड़ता है। 16th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ मटेरियल्स परचेज बजट। अगर जब मटेरियल का परचेज बजट बनाते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रिक्वायर्ड प्रोडक्शन प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन माइनस डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। सेल्स प्लस डिजायर्ड प्रोडक्शन माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। डी डिजायर्ड प्रोडक्शन डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। तो चेक करें इसका आंसर। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। कितनी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है, ऐड करना डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस क्या करना ओपनिंग इन्वेंट्री। 17th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट व्हाइल कंडक्टिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। देखो क्या रिलेवेंट नहीं है जब हम वेरिफिकेशन या वैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स की? ऑल आइटम्स ऑफ स्टॉक इन हैंड इज टू बी फिजिकली चेक्ड, कि सारा स्टॉक इन हैंड फिजिकली चेक करें। प्लांट एंड मशीनरी नीड टू बी शोन इन बैलेंस शीट एट द कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। एनी चेंज ऑन बिजनेस एसेट मस्ट बी वेरीफाइड, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स भी चेक करता है ऑडिटर, बिजनेस एसेट में कुछ चेंजेस हुए उसको वेरिफिकेशन भी होता है। प्लांट एंड मशीनरी को हम कैसे शो करते हैं? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। बट जो स्टॉक इन हैंड है पूरा का पूरा फिजिकली चेक नहीं होता। हाँ करते हैं चेक, बट पूरा का पूरा फिजिकली चेक करो कि एक एक आइटम्स को काउंट करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 18th question which one of the following is not correct with regard to the right of an auditor। इसमें बताया कि कौन सा राइट नहीं है ऑडिटर का। ए ऑप्शन राइट टू रिसीव रेमनरेशन, बी राइट टू बी इंडेमनिफाइड, सी राइट टू अटेंड द बोर्ड्स डायरेक्टर मीटिंग, डी राइट टू गेट एक्सपर्ट एडवाइस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी राइट टू अटेंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, की उसको ये राइट नहीं है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करे। रेमनरेशन मिलेगा, इंडेमनिफाइड का राइट है, एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकता है अगर कोई ऐसा केस है। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया। अगर हम ऑडिटिंग इन इंडिया कर रहे हैं, किसके ऑडिटर को कौन सी
एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं भी करना पड़ता, रेगुलेट करना नहीं होता। कंपनीज एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो होगा वो इनकम टैक्स 1961, उसको कंपनीज एक्ट 1956, आईसीआई 1941 और कैग इसको रेगुलेट करना जरूरी है। 20th क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ए पर्सनल, बी रियल, सी नॉमिनल, डी रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए पर्सनल अकाउंट। अब 21 का क्वेश्चन है, एवरी एडजस्टिंग एंट्री इफेक्ट्स। एडजस्टिंग एंट्री का मीन्स है जब हम क्वेश्चन करते हैं, कोई नीचे एडजस्टमेंट्स दी होती है ना अलग से, वो कैसे हमारी इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट करती हैं। इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट करती है, बैलेंस शीट अकाउंट में इफेक्ट करती हैं, बोथ ए एंड बी दोनों जगह इफेक्ट करती हैं, या नन कहीं भी इफेक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे। इसकी क्विज भी आपको आ रही होगी, वहां भी आप इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। And subscribe my channel for the latest update, and bye.